Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 10 Chemistry. Today we are going to continue our chapter number 10 Acid, Bases and Salt. Open page number 34. अब यहाँ तक हमने पढ़ा था pH, POH और हमें कैसे पता लगता है कोई भी सोल्यूशन एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। अब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे कि कैसे पता लगता है कि ये दिया गया जो सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, आप इसको देखेंगे। Under unrefined hydrochloric acid is used to clean stone buildings and swimming pools. If the H concentration of H in a solution of HCl is 1 multiplied by 10 raised to -6, is the solution acidic, basic or salt or neutral? Sorry. तो अब हम इसका solution की तरफ आप आएंगे। जो पहली लाइन है वो जस्ट इन्होंने HCl का आपको यूज बताया गया है, असल बात दूसरी लाइन में है। उधर उसने H की कंसेंट्रेशन आपको बता दी है कि H आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जहां पर ये हमने पढ़ा था आयनाइजेशन, पिछले पेज पे आप देखेंगे ये जो चीज हमने पढ़ी थी ये कि आयनाइजेशन जो वाटर हमने KW पढ़ा था, उस पेज पर ये है कि अगर किसी की कंसेंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 होती है तो सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी की H की कंसेंट्रेशन, H आयन की कंसेंट्रेशन उससे ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, लेस होती है तो सोल्यूशन बेसिक होता है। अभी हम सिंपली इसी मेथड को लेके चलेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें उन्होंने कंसेंट्रेशन कितनी दी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। सो दिस इज ग्रेटर देन 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। तो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक, क्योंकि H कंसेंट्रेशन जो है, H आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 से ग्रेटर है, इसलिए सोल्यूशन क्या है आपका, एसिडिक। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल जो इन्होंने दी है, सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली यूज्ड एज अ ड्रेन क्लीनर। अब इन्होंने जस्ट इसकी एक स्टेटमेंट दी है, if the concentration of OH in the solution of sodium hydroxide is 1.0 multiplied by 10 to the power -5, then what will be the solution? Is it acidic, basic or neutral? अब आपने इस बात पर यहाँ पर गौर करना है। वो बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने हमें OH की कंसेंट्रेशन दी है, H आयंस की कंसेंट्रेशन नहीं दी, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन दी है। तो Now look, OH की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो हमने जो ये टेबल आप देख सकते हैं, ये हमें H की कंसेंट्रेशन बताता है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हमें H फाइंड आउट करना है, पहले H आयंस की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो KW हमने पढ़ा था कि एट नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, वो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 होता है, इज इक्वल टू, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने उसका फॉर्मूला लिखा है, KW की वैल्यू डाली है, H हमने फाइंड आउट करना है और OH की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है। जब हमने किया, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास H आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। वैसे भी अगर आप इसको इतने लंबे चक्कर में मत पढ़ें, आप खुद भी लॉजिकली सोचें तो देखें बच्चे कि KW की जो वैल्यू होती है वो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 होनी चाहिए, मतलब टोटल। तो देखो अगर वो हमें OH की -5 दे रहा है तो -14 टोटल होती है, तो दूसरे वाले की -9 होगी, -9 5 उसके अंदर ऐड करें तो वो -14 बन जाता है कि OH की कंसेंट्रेशन -9 है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, और OH की कंसेंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आप इसको वैसे भी आपको जरूरत नहीं है इतने लंबे कैलकुलेशन करने की, अगर आप इस बात को समझ जाएं तब भी आपको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके MCQs में आता है और उधर इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी सोल्यूशन करें। तो देखें अब हमारे पास H की कंसेंट्रेशन कितनी आई, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। तो ये क्या है, ये लेस देन है देन 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 से लेस है, तो इसलिए सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक। ये माइनस है, -9 लेस होता है इन -7, जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है वहां पर ये यूज हुआ है। नाउ सेल्फ असेसमेंट 10.3, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको सिर्फ जस्ट रीड करके इसकी एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेटमेंट। सॉफ्ट ड्रिंक है, हैज H आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मोलारिटी। इज दिस ड्रिंक एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक? सिमिलरली आपने वैसे ही फाइंड आउट करना है कि क्या ये ग्रेटर है या स्मॉलर है,
उस चीज से आप फाइंड आउट करोगे कि इसकी ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी विनेगर इज अप्रोक्सीमेटली 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, ये CH3COOH. Concentration of hydrogen ion in it is 4.2 multiplied by 10 to the power minus 3. Is vinegar acidic, basic और neutral? सेम इन्होंने H आयन की कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है, आप बताना है कि ये ग्रेटर है या लेस है देन 1.0 multiplied by 10 to the power minus 7 और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द हाइड्रोक्सिल आयन की concentration of hydroxyl ion of milk of magnesia, a suspension of solid magnesium hydroxide is saturated solution and obtains the value of 4.2 multiplied by 10 to the power minus 3. Is this solution acidic, basic और neutral? अब यहाँ पर फिर आपने गौर करना है कि इस क्वेश्चन में वो हमें OH आयन की कंसेंट्रेशन दे रहा है, H की नहीं दे रहा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले H आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व किया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, द पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है, ये एक पेपर होता है, आप कह सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स, और ये एक स्केल दिया हुआ है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिससे क्या होता है आप मेजर कर सकते हो 0 से लेके 14 तक होता है। ये मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर 0 से लेकर 6 तक है तो वो एसिडिक होता है, 7 हो जाता है तो वो बेसिक वो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से बड़ा हो जाता है 14 तक जाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने इसकी की दी हुई है कि pH of 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक है pH लेस देन 7, 7 से छोटा होना चाहिए तो वो एसिडिक हो जाता है, और 7 से बड़ा हो तो वो बेसिक हो जाता है। नाउ हाउ कैन वी मेजर pH? There are different measures to measure, there are different methods to measure pH of a solution. सबसे पहले एक pH पेपर यूज होता है जो कि यूनिवर्सली यूज होता है और बहुत इजी है। इसको क्या करते हैं कि हमें जो भी, अब ये pH पेपर है, ये जो इन्होंने डायग्राम दिया है ना, दिस इज द pH पेपर। हम क्या करते हैं बच्चे, इन्होंने डिफरेंट कलर्स बताए हैं। ठीक, 1 का कलर आप देख सकते हैं मैरून सा है, 2 का लाइट पिंक है, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, इस तरह कलर्स आ रहे हैं 14 तक। तो हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है, they have a prepared solution, वो सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएंगे ये एसिडिक है या बेसिक है, pH पेपर यूज करें। तो क्या करते हैं कि उस पेपर को लेकर हम उस सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। डिप करके जब आप उसको निकालोगे तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, पेपर जो है वो अपना कलर चेंज कर देता है, और उस कलर को हम उस पेपर को लेकर इसके साथ मैच करते हैं। अगर वो जो पेपर हमने डिप किया है उसका जो कलर है वो फॉर एग्जांपल 8 हो गया तो इट लाइट ग्रीन हो गया, तो मींस उसका नंबर क्या होगा 8। अगर उसका कलर पर्पल हो गया, डार्क पर्पल, तो उसका नंबर है 11। इट मींस वो सॉल्यूशन क्या था, बेसिक। फिर इसी तरह अगर उसका जो कलर है, जो पेपर मैंने डिप किया सॉल्यूशन में, उसका कलर ऑरेंज हुआ है तो वो 4, मतलब यहाँ पर ना इसके साथ इस तरह रख कर ना उस पेपर को कलर मैच करते हैं। जो सा कलर मैच कर रहा होता है वो उसका pH वैल्यू वही होती है, और वो हमें पता लग जाता है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि द नॉर्मल जो pH रेंज है स्विमिंग पूल वगैरह का वो 7.2 to 7.6 होता है, ताकि जो आपकी जो ह्यूमन जो स्विमिंग पूल यूज कर रहे होते हैं उनकी आईज वगैरह, माउथ वगैरह, उसमें इरिटेशन स्किन पे ना आकर हो, दैट्स व्हाई उसका pH हम नॉर्मल रखते हैं। सिमिलरली हियर एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक में जो एसिडिटी होती है आपको हार्ट बर्न होता है, वो इसी वजह से होता है कि मतलब जो जलन होती है खाने के नाली में, विंड आपकी जो फूड पाइप है उसमें, वो एसिडिटी की वजह से होती है, बिकॉज आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। ठीक, तो अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना लग जाए, मतलब आपके जो स्टमक की वॉल्स हैं बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको इंडाइजेशन का इशू होता है, आपको जलन महसूस होती है और इसको हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है। ठीक, अच्छा, एक और मेथड ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट करने का कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लिटमस पेपर। आपने पीछे पढ़ा था कि लिटमस पेपर जो होता है, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, और बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। मतलब आपको एक सॉल्यूशन दिया गया और उन्होंने बोला कि भैया आप फाइंड आउट करके बताएंगे ये एसिड है या बेस है, और आपको रेड लिटमस पेपर दिया। ठीक है, रेड लिटमस पेपर अगर आपको दे दिया तो क्या होगा, आपने सॉल्यूशन में उसको टिप किया और उसने अपना कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। इट मींस जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या है, वो बेस है। सिमिलरली ऐसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर उन्होंने दिया है आपको और आपने डिप किया और वो रेड में चेंज हो गया है, तो जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है।
अब यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जो आपके गिवन सॉल्यूशन का मतलब एसिड या बेस का कलर चेंज कर देता है, और कलर चेंज होने की वजह से आपको पता लगता है कि अब ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स के इन्होंने यहाँ पर आपको नाम बताए गए हैं। बच्चे अगर आपको याद हो कि जब हमने प्रैक्टिकल किए थे उसमें ये चीज अप्लाई हुई थी, नेक्स्ट भी जब आप मैट्रिक के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें ये चीज प्रैक्टिकल तौर पे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। क्या करते हैं, आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है, उस सॉल्यूशन में मैं किसी भी किस्म का इंडिकेटर डाल देती हूँ, ठीक है। अब वो इंडिकेटर उस सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज जो है मैंने सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर डाला, वो जो मेरा सॉल्यूशन है उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश या येलोइश सा कलर हो जाता है, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि अगर मिथाइल ऑरेंज डालने से मेरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड है या वो येलो है, आप देख सकते हैं ये पीएच रेंज होता है कि अगर वो रेड होगा तो उसका पीएच 4 और 4 से कम है, वो येलो चेंज होएगा तो उसका पीएच 4 से बढ़ा जाता जा रहा है। तो ये है कि इन्होंने कलर के पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो कोई भी इंडिकेटर जैसा कलर देता है वो अकॉर्डिंग टू द पीएच रेंज होता है, और फिर हम उसे डिसाइड करते हैं कि भाई इसका कलर अब येलो आ रहा है तो इट मींस इसका पीएच 6 से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये एसिडिक होगा। इसी तरह अगर हम कोई और, जैसे ये यहाँ पे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन अगर पिंकिश चेंज अपना कलर ला रहा है तो इट मींस ये 10 तक हो गया इसका पीएच लेवल, ये देखें 10 पे मिल रहा है तो इसका पीएच लेवल 10 है, इट मींस ये क्या है, ये अब सॉल्यूशन जो हमें दिया गया ये है बेसिक। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट 10.4 आप खुद सॉल्व करेंगे, इसमें जस्ट सिंपल आपसे एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात करें जो कि इधर इस टेबल पर ये यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 से 4 आप याद कर सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल रेड इन सॉल्यूशन ऑफ 1 pH 4 होगा तो क्या कलर होगा, pH 9 क्या होगा, ये आप अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने सम कॉमन इंडिकेटर्स के pH लेवल्स आपको बताए मैं खुद कि मिथाइल रेड का जो pH है जिसपे वो कलर चेंज करता है वो 5.5 है। क्या कलर होता है एसिडिक में, उसका लाल रंग होता है और बेसिक में उसका येलो कलर हो जाता है। इसी तरह ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है उसका जो पीएच रेंज है वो 7 है और इसका एसिडिक में उसका कलर येलो होता है या उसका बेसिक में ब्लू होता है। सिमिलरली फिनोफ्थलीन का है कि पीएच रेंज उसका 9 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कलरलेस होगा, और अगर उसने अपना रंग पिंक बना लिया फिनोफ्थलीन है तो इट मींस जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक है। नेक्स्ट ये आपको ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपका प्रैक्टिकल है और ये आपके प्रैक्टिकल में ही परफॉर्म किया जाएगा, इससे कोई थ्योरी से रिलेटेड चीज इसमें नहीं है। उन्होंने आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस बताया और उनके कह रहे हैं कि पीएच फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग बाय यूजिंग अ पीएच पेपर और लिटमस पेपर। नेक्स्ट ये बॉक्स देखेंगे, सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। Etching is an art that use acids to create patterns into metal, glass and other materials. Etching इन्होंने बताया कि ये एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें आप एसिड को यूज करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, मतलब मेटल्स पे, ग्लास पे या और मटेरियल होते हैं उसमें आप एसिड यूज करते हैं डिजाइन करने की, क्योंकि एसिड का ये सिस्टम होता है कि जैसा जैसा आपको डिजाइन चाहिए वहां से वो चीज खा लेगा और वो डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी मेटल है हमने जिसको भी डिजाइन करना है उस मेटल के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगा देते हैं, ठीक। वैक्स लगाने के बाद उसके ऊपर हम डिजाइन ड्रॉ करते हैं, सही। आप समझ रहे हैं बात की फॉर एग्जांपल ये जैसे एक ये बॉक्स है ना, इसको मैंने डिजाइनिंग करनी है तो इस पूरे बॉक्स के ऊपर मैं क्या कर दूंगी, मैं वैक्स लगा दूंगी। वैक्स लगाने के बाद मैं इसके अंदर अपनी मर्जी की डिजाइनिंग कर दूंगी किसी भी तरह से, ठीक। डिजाइनिंग करने के बाद अब मैंने जिधर जिधर डिजाइनिंग की है, जिधर जिधर मैंने डिजाइन बनाया उधर उधर मैं क्या करूंगी, एसिड को गिरा दूंगी या इस पूरे प्लेट को जिसको मैंने वैक्स लगा के डिजाइन किया उसको मैं एसिड में डिप कर दूंगी। अब जोन सी जगह नजर आ रही है डिजाइन की वजह से वो जगह एसिड खा लेगा और वो जगह क्या होगा, वो डिजाइन बन जाएगा। जैसे आप कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि खुदाई कर करके जो डिजाइन बनाए जाते हैं, जो डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें पूरे किस्म के फ्लावर की शेप आ रही होती है, उसको हम एक्चुअली इचिंग बोलते हैं। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। अब क्या होता है कि जो भी आपका एसिड होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे ये HCl दिया हुआ है, इस एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है ना वो रिप्लेसेबल होता है। रिप्लेसेबल का मतलब ये है कि इसकी जगह कोई और भी मेटल आ सकता है, कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, ये अपनी जगह यहाँ से छोड़ देता है। तो जब ये हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़कर किसी भी मेटल को जगह देता है तो फिर जो हमारे पास चीज आती है वो क्या होती है,
वो सॉल्ट होता है। सो व्हेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली और पार्शियली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल एटम, अ कंपाउंड कॉल्ड या फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, पहला जो पार्ट होता है सॉल्ट का वो हम मेटल आयन के नाम से ही होता है। वो सेकंड जो पार्ट होता है वो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। अब वो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन सा जो एसिड है वो सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है, ये कैसे बनता है। तो ऑब्वियसली बच्चे ये Na मेटल है, इसको हटा के यहाँ पर H लगा देंगे तो निट्रिक एसिड ये वाला सॉल्ट बनाता है। सिमिलरली Ca को हटा के, ये मेटल है, मेटल को आपने हटा के, क्योंकि मेटल ही रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनाता है। अब यहाँ पर इस टेबल पर इन्होंने हमें बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए हैं और उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कौन सा सॉल्ट बनाता है, क्लोराइड सॉल्ट बनाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। निट्रिक एसिड नाइट्रेट बनाता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट वाले सॉल्ट बनाता है, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। और इसी तरह फॉस्फोरिक जो है वो फॉस्फेट बनाता है, जैसे सोडियम फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम फॉस्फेट हो गया या कैल्शियम फॉस्फेट। न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब भी आपका कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं ये जो रिएक्शन हो रहा है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करा तो कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूट्रलाइजेशन। और एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो हमेशा आपके पास सॉल्ट बनता है किसी भी किस्म का और आपके पास वाटर आता है। जैसे कि इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस रिएक्ट किया तो आपके पास सॉल्ट कौन सा आया? सोडियम क्लोराइड, Na और ये Cl वाला, और ये H और OH ने क्या बना दिया? वाटर। इसी तरह वो कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान भी अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्यों बच्चे? क्योंकि हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि हाइड्रोजन आयन ये एसिड एज एन एसिड बिहेव करता है और ये एज अ बेस बिहेव करता है वाटर, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, वो एसिड भी है और वो बेस भी की तरह भी एक्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ पर इसके दो आयन्स हैं, अब ये वाला एसिड की तरह एक्ट करता है, ये बेस की तरह करता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नाउ लुक एट द एग्जांपल 10.4। अब इसमें क्या है? वो कह रहे हैं आपको कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जो कि उन्होंने आपको दिया हुआ है। सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक ग्लास, ये जस्ट एक स्टेटमेंट दी है। It can be made by the reaction of carbonic acid and sodium hydroxide. ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सोडा ऐश, ये वाला सॉल्ट बनेगा। Write complete balanced chemical equation for this neutralization reaction. Now come to the solution of this question, जो कि नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट, और हमने पीछे पढ़ा है कि जब सॉल्ट बनता है तो साथ एक वाटर भी बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया तो हमें क्या दे दिया? सोडियम कार्बोनेट और वाटर। दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, और रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? सॉल्ट और वाटर। अब वो कह रहा है कि आपने बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस का केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड पे है ये रिएक्टेंट्स है और जो राइट साइड पे है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो जितने एटम रिएक्टेंट्स के लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही प्रोडक्ट में। जैसे अगर आप इसको गौर से देखें तो बच्चे यहाँ पर, अब मैं इसको देखती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, Na सोडियम, यहाँ पर क्या है? एक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इट मींस 1 होगा। लेकिन जब आप इधर आकर देखो Na2 है, इट मींस 2 सोडियम एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा नंबर लगाना है कि मेरा सोडियम भी बैलेंस हो जाए और बाकी चीजें भी डिस्टर्ब ना हो। तो आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने 2 लगा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आप इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे जो नेक्स्ट दिया हुआ 2 के साथ
सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं पूरी लेफ्ट साइड को देखूं, 2 ये हैं, 2 हाइड्रोजन आर देयर इन कार्बोनिक एसिड, और 2 ये हैं, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर 1 होगा, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस 1 है, तो 2 1 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैं हाइड्रोजन को देखूंगी, जब हाइड्रोजन को देखूंगी तो यहाँ पर पूरे राइट साइड पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर 2 और लगाना पड़ेगा, ताकि 2 और 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन मेरे पास। सही, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आप अगली लाइन देखेंगे। अब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पर देखो इन्होंने 2 वाटर लगाया हुआ है, अब मैंने मेरा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। अब मैं कार्बन को देखूंगी, इस लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है, 1, एक ही है ना कार्बन, 1। सो वी विल लुक नाउ टू द राइट साइड, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, Na2C के साथ है, तो ये 1 कार्बन, कार्बन भी बैलेंस हो गया, सोडियम वो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मैं ऑक्सीजन को देखूंगी, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 और ये 2, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 2 1 2, 3 to 5 ऑक्सीजन है। और अब मैं यहाँ पर देखूंगी तो 3 ये है, 3 ऑक्सीजन ये रहे, और 2 यहाँ पर 1 होगा, 2 1 2, तो 3 to 5 मेरे हाइड्रोजन भी जो है वो इस रिएक्शन के बैलेंस है। नेक्स्ट में आप देखूंगी सोडियम को, तो 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, हेंस ये जो रिएक्शन है ये हमने बैलेंस कर दिया। और किस तरह किया कि 2 इधर लगाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो 2 हमने वाटर के साथ लगाना है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आप पढ़ेंगे। Barium nitrate is used to produce a green color in firewall. It can be made by the reaction of nitric acid with barium hydroxide. Write complete and balanced chemical equation. अब इन्होंने formulas दिए हैं, हम दोबारा से नीचे देखेंगे इसकी solution को। Now nitric acid HNO3, barium hydroxide BaOH2, ये हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है। बैरियम नाइट्रेट दे रहा है, ये भी फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है BaNO3 का, और साथ क्या है, वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब मैं देखूंगी अपने सारी जो चीजें मेरी बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और ये कितने हैं, 2, या ब्रैकेट डाली हुई तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर 1 है ना, तो 2 1 2, तो ये कितने हैं, 3 हाइड्रोजन इस तरफ है। जबकि मैं उस तरफ देखती हूँ तो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं N को देखती हूँ, नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर कितने हैं, N 1, लेकिन अगर मैं इधर देखती हूँ तो N कितने हैं, ये 2 बाहर वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, अंदर से 2 नाइट्रोजन। इसी तरह मैं ऑक्सीजन को देखती हूँ तो ये 3 है, और यहाँ पर 3 2 6 7 ऑक्सीजन है, मतलब ये भी जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ निट्रिक एसिड के साथ, ये नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे 2 लग गया। अब मैं देखूंगी 2 लगने से क्या क्या चीजें मेरी बैलेंस हो गई हैं। अब ये जो नाइट्रोजन था ये बैलेंस हो गया, 2 और इधर भी 2 था, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो भी 2 और ये 4 बैलेंस नहीं हुआ। इसका मतलब है यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 4 हो गए, तो मैं यहाँ पर इसके वाटर के साथ क्या लगा दूंगी, 2, 2 2 4 होगा। ये लगाने के बाद अब मैं इस लाइन वाले रिएक्शन को देखूंगी और फिर देखती हूँ कि मेरी चीजें जो है कंप्लीट हुई हैं, बैलेंस हुई हैं या नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 4, यहाँ पर 2 2 4, 4 हाइड्रोजन। नाउ वी लुक टू द नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पर 2 1 2, 6 और 2 8, यहाँ पर देखेंगे 3 2 6, 2 1 2, 6 और 2 8, ये भी बैलेंस हो गया। बैरियम को देखेंगे तो Ba1 है और इस तरफ भी Ba1 है, hence this reaction is balanced. Now you look to the self-assessment exercise 10.5. ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे सिमिलरली इसी तरीके से जो तरीका हमने ऊपर अभी पढ़ा है। आपको 2 उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और स्टेटमेंट्स को देखकर आपने उसको रिएक्शंस को लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं सॉल्ट की, कि एक सॉल्ट होते हैं जिसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं और एक सॉल्ट होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसा सॉल्ट विच इज कंटेनिंग अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और formed by a partial neutralization of acid is called acid salt, whereas salt which is formed by the complete neutralization of an acid is called normal salt. मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें partially
जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ, मतलब हाफ रिप्लेस हुआ हो और हाफ रिप्लेस ना हुआ हो, ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हुई हो हाइड्रोजन की, तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है, बेसिक सॉल्ट। जैसे अगर आप इसकी बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इसमें ये वाला है, देखो अगर आप इसको देखोगे तो अभी ये पूरा नहीं, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है। और ये जिसमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे, कह रहे हैं कि इसके 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये 3 किस्म के सॉल्ट्स बनाते हैं। H2 वाला भी बनाता है, H वाला भी बनाता है, बगैर H के भी बनाता है। तो जिसमें H है वो एसिड सॉल्ट होंगे, जिसमें H कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है। ऐसे इन्होंने आपको ZnOH2 का भी एग्जांपल दिया हुआ है। सेल्फ असेसमेंट 10.6 में आप इनके नाम लिखेंगे कि ये नॉर्मल है या एसिडिक सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक 10.3.1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर होल बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ऐसे ही आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट है। वो आपको क्वेश्चन देते हैं, डिफाइन सॉल्ट, राइट डाउन इट्स मेथड फॉर प्रिपरेशन या फॉर मेकिंग सॉल्ट, एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट, मतलब सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट की बनाते कैसे हैं और फिर सॉल्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम वाली थी। अब हम मेथड्स देखते हैं। मेथड्स के 5 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, हम पीछे पढ़ सकते हैं, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और मेटल ऑक्साइड बनता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और मेटल रिएक्ट करता है, ये नीचे इन्होंने एग्जांपल दिया, ये आपको सारी इसके साथ कवर करनी है, याद करनी है। पहले ये ऊपर लिख के स्टेटमेंट, फिर नीचे एग्जांपल। एसिड और मेटल जब मिलता है तब भी हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन आता है। सिमिलरली नंबर 4 में क्या है, एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलता है तब भी हमारे पास सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। एंड द लास्ट इज जब आपका सॉल्ट और सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तब भी हमारे पास सॉल्ट और सॉल्ट ही बनता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट? यूजेस ऑफ सॉल्ट क्या है? नमक के सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो जो हम लोग करते हैं वो है आपकी जो कुकिंग है, आपकी जो डिफरेंट डिशेज हैं उसमें उसके टेस्ट या अरोमा को पैदा करने के लिए हम यूज करते हैं, टेस्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं सॉल्ट को फॉर प्रिजर्विंग मेथड। प्रिजर्विंग मेथड का मतलब ये होता है कि जो आपकी डिफरेंट आपके फ्रूट होता है या आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं या आपका जो मीट वगैरह होता है उसको बहुत अरसे तक प्रिजर्व संभाल के रखने के लिए हम नमक यूज करते हैं। नमक उस पर लगा दिया जाता है जिससे वो सारा वाटर उसको अब्सॉर्ब कर देता है और ये एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। अगर हम प्रिजर्व ना करें सॉल्ट लगाकर तो क्या होता है कि विद टाइम जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है और अगर हमने वो बहुत दूर किसी एरिया में एक्सपोर्ट करना होता है तो क्या होता है वो खराब हो जाता है और हम ये काम नहीं कर सकते। नाउ दिस बॉक्स, इसमें जस्ट वो सिंपल बता रहे हैं कि मैनी पीपल आर एलर्जिक और सेंसिटिव टू प्रिजर्वेटिव, मतलब बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है प्रिजर्वेटिव से। सम प्रिजर्वेटिव्स आर सेफ इन स्मॉल अमाउंट एंड टॉक्सिक इन लार्ज अमाउंट। कुछ जो प्रिजर्वेटिव होते हैं अगर आप कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। Hence, Food and Drugs Administration Department is given the responsibility for approving the safety and use of preservatives. मतलब कितना यूज करना है प्रिजर्वेटिव, इस सारा का जो प्रोसेस होता है ये फूड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम होता है। आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके नोट्स आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर लेंगे और जो एमसीक्यूज इधर इन्होंने आपको दिए हुए ये आपको क्योंकि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया है आप खुद इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट एंड आपको ये डिसाइड करना कि ये ल्यूइस एसिड है, बेस है, ये सब चीजें। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगी जब आप अच्छे तरीके से सारे जो तीनों साइंटिस्ट हैं, ल्यूइस है, ब्रॉडस्टेड, आर्हेनियस है, उनकी अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना जहां पर वो आपको रिएक्शंस दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ये एसिड है या बेस है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ये वाले क्वेश्चन, और ये 7 वाले अगर आपको
आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का टॉपिक अगर आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं ये न्यूमेरिकली हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।